Hey buddies, where are you going? Subscribe my channel to meet me again. Hello everyone and welcome to our channel Fly School, and today we are going to read the second part of our second chapter, that is the nationalist movement in Indochina, and the second part is the dilemma of colonial education. French colonization was not based only on economic exploitation, it was also driven by the idea of civilizing mission. Like the British in India, the French claimed that they were bringing modern civilization to the Vietnamese. तो देखिए फ्रेंच में क्या हो रहा था कि जिस तरह से इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कहा था कि वो एक कॉलोनाइजेशन इंडिया में लाना चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन इंडिया में लाना चाहते हैं, उसी तरह से फ्रेंच के पीपल जो है वियतनाम में कर रहे थे. They took for granted that Europe had developed the most advanced civilization, so it became the duty of the Europeans to introduce these modern ideas to the colony, even if this meant destroying local cultures, religions and traditions, because these were seen as outdated and prevented modern development. तो देखिए उसको उन्होंने ग्रांटेड लिया कि यूरोप एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन बन चुका था और मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन भी था, और अब उनको लगता था कि ये यूरोपियंस की ड्यूटी है कि मॉडर्नाइज करना, कॉलोनीज़ को मॉडर्नाइज करना, और चाहे उससे लोकल कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन कुछ भी डिस्ट्रॉय हो, लेकिन उन्हें क्या करना है, उसको मॉडर्नाइजेशन करना है. और क्योंकि जो लोकल कल्चर्स हैं वो क्या है, आउटडेटेड हो चुके हैं. Education was seen as one of the way to civilize the native, but in order to educate them, the French had to resolve a dilemma. तो let me make you understand this in very short कि एक छोटी सी चीज़ वहाँ पे ये थी कि एजुकेशन जो था बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये सभी को पता है, और वहाँ पर भी एजुकेशन को एक इम्पॉर्टेंस दी गई थी. लेकिन फ्रेंच के लोगों में ये डर था, जो वहाँ पे रूल कर रहे थे उन लोगों में ये डर था कि बाय चांस अगर वियतनाम के लोग एजुकेटेड हो जाते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, वो हमारे ऊपर ही सवाल उठाना शुरू कर देंगे, एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर फ्रेंच पीपल, दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर रूलर्स. ओके, नेक्स्ट है, moreover French citizens living in Vietnam called colons began fearing that. और इसके अलावा जो वहाँ पे जो लोग रहते थे, वहाँ पे जो फ्रेंच के लोग रहते थे, जिनकी दुकानें थी, जो परचून का काम करते थे, जो टीचर्स थे और ये शॉपकीपर्स थे, वो सब उनको क्या लगा कि अगर वियतनाम के लोग पढ़ने लगे, वियतनामीज पीपल एडुकेट होने लगे, तो उनकी जॉब्स जो है वो छूट जाएगी उनके हाथ से. ओके, सो दे अपोज्ड, और इन लोगों ने इसलिए, जो फ्रेंच लोग थे उन लोगों ने इसलिए वियतनाम के लोगों को पढ़ाने की जो पॉलिसी थी उसको अपोज किया. Talking modern, the French was faced with yet another problem in the sphere of education. The elites in Vietnam were powerfully influenced by Chinese culture. अब एक प्रॉब्लम जो थी फ्रेंच ने फेस करी वो ये थी कि जो वियतनाम के जो एलाइट्स थे वो क्या थे, चाइनीज़ कल्चर से इन्फ्लुएंस थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं चाइनीज़ कल्चर की छवि दिखाई देती थी. टू कंसोलिडेट देयर पावर द फ्रेंच हैड टू काउंटर दिस चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, और अपने पावर को लागू करने के लिए उन्हें क्या करना था, चाइनीज़ का जो कल्चर है उसको मिटाना था. सो दे सिस्टमैटिकली डिसमेंटल्ड द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम एंड एस्टैब्लिश्ड फ्रेंच स्कूल फॉर द वियतनामीज. सो उन्होंने क्या किया, फ्रेंच के लोगों ने क्या किया, फ्रेंच स्कूल्स बनवा दिए वियतनामीज के लिए. अब एक चीज़ ईजी नहीं थी, वो ये नहीं थी कि अब वहाँ स्कूलों में चाइनीज़ पढ़ाई जाए या वियतनामीज पढ़ाई जाए. तो कुछ लोगों ने ऐसा एक ब्रॉड ओपिनियन दिया कि ऐसा कर सकते हैं कि फ्रेंच को हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखते हैं, कि जो भी कोई इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आएंगे वो फ्रेंच लैंग्वेज में आएंगे, लेकिन लर्निंग के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी कल्चर्स हैं और क्या बोलते हैं, द एजुकेटेड पीपल वियतनामीज वुड बी इंट्रोड्यूस टू द कल्चर, और जो भी कल्चर है और सिविलाइजेशन है उसके लिए क्या होगा कि वियतनामीज यूज़ की जाएगी, चाइनीज़ यूज़ की जाएगी. दिस वुड हेल्प क्रिएट अ एशियाटिक France solidly tied to European France. The educated people in Vietnam would respect French sentimentals and ideals, see the superiority of French culture and work for the French. Others were opposed to French being the only medium for instruction. अब कुछ लोगों ने इस चीज़ को भी अपोज किया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम फ्रेंच नहीं मानेंगे. They suggested that, उन लोगों ने सजेस्ट किया कि वियतनाम हम ऐसा कर सकते हैं कि वियतनामीज जो है वो लोअर क्लासेस में पढ़ाई जाए, और जो बड़ी क्लासेस में वो फ्रेंच पढ़ाई जाए, और जो लोग फ्रेंच कल्चर को ईजिली डेवलप करके और अपने अंदर उतार लेते हैं उन्हीं लोगों को फ्रेंच की सिटीजनशिप का रिवॉर्ड दिया जाए.
However, only the Vietnamese elite comprising a small fraction of the population could enroll in their schools. लेकिन अब होता क्या था कि वियतनामीज एलाइट का छोटा सा एक पार्ट जो था वो स्कूल में एनरोल कर पाता था, और वही लोग, कुछ उनमें से भी कुछ लोग पास होकर निकल पाते थे, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती मतलब जानबूझकर उनको फेल किया जाता था, जिससे कि वो अच्छी जॉब्स ना पा सकें और उनका जो लेवल है वो हमेशा नीचा ही रहे और वो फ्रेंच लोगों के ऊपर कोई भी सवाल ना खड़ा कर सकें. यूजुअली एज मैनी एज 2/3 ऑफ द स्टूडेंट फेल. कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2/3 मतलब कि 2/3 पीपल जो थे लोगों 2/3 पीपल जो होते थे फेल होते थे. और 1925 तक ऐसा हुआ कि 17 मिलियन पॉपुलेशन में से सिर्फ 400 लोग ही पास हो पाए. स्कूल की टेक्स्ट बुक में लिखा गया कि कॉलोनियल फ्रेंच स्कूल की टेक्स्ट बुक्स जो थी उसमें फ्रेंच को एक ग्लोरीफाइड नेचर प्रोवाइड किया गया और उनको कहा कि कॉलोनियल रूल ही अच्छा है, उसी को स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में जस्टिफाई किया गया. द वियतनामीज वर रिप्रेजेंटेड एज प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड कैपेबल ऑफ मैन्यू. अब वियतनामीज को ऐसा रिप्रेजेंट करा गया कि वो लोग क्या हैं, प्रिमिटिव हैं, बैकवर्ड पीपल हैं और वो सिर्फ छोटे काम करने के लिए या फिर हम बोल सकते हैं कि मैनुअल लेबर के लिए, मजदूरी करने के लिए ही रखे जा सकते हैं, वो उसी के लिए बने हैं. और वो फील्ड में कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक स्किल्ड कॉपीस्ट हैं और वो कोई क्रिएटिव लोग नहीं हैं. स्कूल चिल्ड्रन को बताया जाता था कि फ्रेंच ही है जो कि वियतनाम में पीस ला सकता है, शांति ला सकता है. Looking modern, the Tonkin Free School was started in 1907 to provide a Western style education. अब उसी के तहत जब फ्रेंच लोग वहाँ पर थे उसी के तहत क्या हुआ, टॉन्किन फ्री स्कूल स्टार्ट किया गया. कब ये स्टार्ट किया गया 1907 में. और ये स्टार्ट किस लिए किया गया, ये क्या वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन को डेवलप करने के लिए. दिस एजुकेशन इंक्लूडेड क्लासेस इन साइंस, हाइजीन एंड फ्रेंच. अब इस एजुकेशन में क्या होता था कि क्लासेस हुआ करती थी साइंस की, हाइजीन की और हेल्थ की. The school's approach to what it means to be modern is a good example of the thinking prevalent at that time. It was not enough to learn science. अब उन लोगों का कहना था कि साइंस लर्न करना और फ्रेंच लर्न करना इनफ नहीं है, वो सिर्फ काफ़ी नहीं है. तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वियतनामीज लोगों को मॉडर्न दिखना भी पड़ेगा. ठीक है, इस मतलब मॉडर्नाइजेशन करने के लिए मॉडर्न दिखना भी पड़ेगा. तो उन लोगों ने क्या कहा कि तुम जो है अपने बालों को छोटा करवा लो, जबकि वियतनाम में एक कल्चर था कि वो लोग लंबे बाल ही रखेंगे. टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ टोटल चेंज, अब जो भी चेंज हुआ उसको एक चैंट यहाँ पर दी गई है, हेयर कटिंग चैंट जिसका नाम है, उससे बताया गया है. कॉम्ब इन द लेफ्ट हैंड, scissors in the right, snip snip clip clip, watch out, be careful, drop stupid practices, dump childish things, speak openly and frankly, study western customs. तो इसमें कहा गया है अपने राइट हैंड में सिजर्स रखो, लेफ्ट हैंड में कॉम्ब रखो, राइट हैंड में सिजर्स रखो और अपने बालों को स्निप कर डालो. वॉच आउट, बी केयरफुल, अपनी जो ये स्टूपिड प्रैक्टिसेस हैं उनको भी छोड़ दो और डम्प चाइल्डिश बन के रहना छोड़ दो. ओपनली बोलो, फ्रैंकली बोलो और वेस्टर्न कस्टम्स को फॉलो करो. ठीक है, उन लोग वियतनामीज को ये चैंट बताई गई थी. रेजिस्टेंस इन स्कूल्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द करिकुलम. अब वहाँ के जो टीचर्स थे वो उस करिकुलम को जो उन्होंने बनाया था, जिसमें टेक्स्ट बुक में जो भी कुछ लिखा हुआ था वियतनामीज के बारे में बुरा, उसको पूरी तरह फॉलो नहीं कर पा रहे थे. हुआ क्या था कि अब जो था वियतनामीज टीचर लोअर क्लासेस में जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं उन लोगों के लिए वियतनामीज टीचर बढ़ चुके थे. और अब वो पढ़ाते समय क्या करते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था वो पढ़ाना, कि वो अपने वियतनामीज के बारे में ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता था. इसलिए वो चुपचाप से उसको जो टेक्स्ट हुआ करते थे उसको मॉडिफाई कर दिया करते थे. ओके, वो उस टेक्स्ट को मॉडिफाई कर दिया करते थे और तब वो बच्चों को उसको पढ़ाया करते थे. इन 1926 अ मेजर प्रोटेस्ट इरप्टेड इन द साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल. 1926 में एक मेजर प्रोटेस्ट हुई, एक बड़ी सी प्रोटेस्ट हुई साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल में. हुआ क्या था देखिए, एक बच्ची वियतनामीज की जो बच्ची थी, एक वियतनामीज गर्ल थी, वो सबसे आगे फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी. ठीक है, क्या हुआ कि उसको सबसे पीछे भेज दिया गया, मतलब कि एक फ्रेंच के एक बच्चे को सबसे आगे फ्रंट सीट पर बिठाकर उसको सबसे पीछे भेज दिया गया. और लेकिन उसने मना कर दिया. उस लड़की ने जब मना किया तो प्रिंसिपल जो कि कॉलोन थे, खुद प्रिंसिपल वहाँ के जो खुद ही एक फ्रेंच थे, उन्होंने एक्सपेल किया. और उसके बाद सभी लोगों ने इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया.
और सभी लोगों को प्रिंसिपल ने एक्सपेल किया, लीडिंग टू अ फर्दर स्प्रेड ऑफ ओपन प्रोटेस्ट सीइंग दैट सिचुएशन गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अब जब सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो गवर्नमेंट ने इन बच्चों को वापस लेने के लिए कहा और फिर प्रिंसिपल ने एग्री किया और बच्चों को वार्न किया कि आई विल क्रश ऑल वियतनामीज अंडर माई फीट। You wish my deportation? Know well that I'll leave only after I'm assured Vietnamese no longer inhabit Cochin China। अब उस प्रिंसिपल ने क्या कहा उन बच्चों को वार्न करके कि मैं हर एक वियतनामीज को, हर सभी वियतनामीज को अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। यू विश माई डिपोर्टेशन, तुम्हें मेरा डिपोर्टेशन चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक कि सारे वियतनामीज क्या नहीं हो जाते, एक इनहेबिटेंट नहीं हो जाते कोचिन चाइना से। Elsewhere, students fought against the colonial government's effort to prevent the Vietnamese from qualifying for white collar jobs। अब लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया, किसके लिए? white collar jobs के लिए, कि हमें भी वियतनामीज लोगों को भी क्या चाहिए? white collar jobs चाहिए, उन्हें भी अच्छी सोसाइटी में अच्छी जॉब चाहिए क्योंकि वो भी उतने ही पढ़े लिखे हैं। This brought them into conflict with the French as well as the traditional elite। और इसलिए उनकी क्या हुई? कॉन्फ्लिक्ट हो गई किसके साथ? फ्रेंच और जो एलाइट थे उनके साथ। By the 1920s, students were forming various political parties। 1920s तक बच्चे जो हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे थे, जैसे कि यंग एनान और नए नए जो है जर्नल्स पब्लिश कर रहे थे, जैसे कि एनानीज स्टूडेंट। ओके, स्कूल्स दस बिकेन एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर पॉलिटिकल एंड कल्चर बैटल्स। और स्कूल जो है एक जगह बन चुकी थी पॉलिटिकल और कल्चरल बैटल्स की। द फ्रेंच सॉट टू स्ट्रेंथन देयर रूल इन वियतनाम थ्रू द कंट्रोल ऑफ एजुकेशन। फ्रेंच ने सोचा था कि वो अपनी जो है स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे एजुकेशन की मदद से। दे ट्राइड टू चेंज द वैल्यूज, नॉर्म्स एंड परसेप्शंस ऑफ द पीपल टू मेक देम बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ फ्रेंच सिविलाइजेशन एंड द इंफीरियरिटी ऑफ द वियतनामीज। उन लोगों ने ये सोचा था, उन लोगों ने ट्राई किया था कि वो फ्रेंच की जो है सुपीरियरिटी बढ़ाएंगे और वियतनामीज को इन्फीरियर कर देंगे। वियतनामीज इंटेलेक्चुअल्स ऑन द अदर हैंड फियर दैट वियतनाम वाज लूजिंग नॉट जस्ट कंट्रोल ओवर इट्स टेरिटरी बट इट्स वेरी आइडेंटिटी। और वियतनामीज को दूसरे हाथ पर ये दूसरी जगह वियतनामीज को ये लगता था कि वियतनाम सिर्फ अपना कंट्रोल नहीं खो रहा है बल्कि वो अपनी एक पहचान भी खो रहा है और अपने कल्चर और कस्टम्स को डीवैल्यू करके, और एक तरह से वो गुलाम बन रहा है। The battle against French colonial education became part of the larger battle against colonialism and for independence। तो ये जो बैटल थी वो एजुकेशन के चक्कर में कहाँ तक पहुँच गई? ये कॉलोनियलिज्म और इंडिपेंडेंस तक पहुँच चुकी थी। ओके बच्चों, तो ये आपका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट हम थर्ड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you. Bye bye everyone.